नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज मेरे साथ मौजूद है योग गुरु, आयुर्वेद के गुरु और अब बिजनेस के भी गुरु यानी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, आपका अभिनंदन है। आपको हम योग गुरु बुलाते हैं, अब आपको लगता है कि बिजनेस गुरु भी बुलाना पड़ेगा। आप एफपीओ लेके आ रहे हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब पूरी तरह से बाबा कॉर्पोरेट हो गए हैं आप। हाँ, ये जरूरत है, ये युग धर्म है इस समय का जी। हमने पहले योग धर्म को राष्ट्र धर्म बनाया, उसको युग धर्म बनाया, उसको विश्व धर्म बनाया और योग करना कराना हम सबका परम धर्म सनातन धर्म। इस समय का वो युग धर्म इस रूप में कि उसके बिना लोगों की ज़िंदगी के नैया पार हो नहीं सकती। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, अलग अलग प्रकार के जो ऑटोमेन डिजीज़ का जो चक्रव्यूह था उससे बाहर निकाला। पर हेल्थ के बाद अब जब वेल्थ देने की बात है, देखो बिना वेल्थ के तो किसी का गुजारा होता नहीं अमीश भाई। और हमने पर इतनी वेल्थ, 4300 करोड़ का आप ये एफपीओ लेके आ रहे हैं, रुचि सोया का, इतनी वेल्थ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसका जैसे कहते हैं ना, उस पूरे लड्डू का एक भोरा है। ये तो पहाड़ के सामने अभी चींटी है, अभी तो एक समृद्धि का शिखर हमें खड़ा करना है और तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा। और वो भी सबके योग करें, सहयोग करें, सहभागिता के साथ, स्वामित्व के साथ। तो शेयर होल्डिंग ये कोई जो है मंदी और तेजी का खेल नहीं है। लेकिन पीछे पड़ जाएंगे आपके लोग, बोलेंगे कि देखिए बाबा रामदेव जो है वो योगा भी सिखा रहे थे और अब एफपीओ भी लेके आ रहे हैं, दवाइयां भी बना रहे हैं, इस देश पे सब कुछ बाबा रामदेव ही कर लेंगे। तो मैं तो चाहता हूं सब करें, ना करना समस्या है अमीश भाई। जो प्रमादी हैं वो देश पर भार हैं। यदि स्वामी रामदेव ने आज इसको इक्विटी मार्केट के, कैपिटल मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो जो है आज इन सेल्फ पतंजलि, जिसमें हमारे पर्सनल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, पूरा हर्बल कॉस्मेटिक का जो पूरा हमारा पूरा विस्तार है, पूरा एक बहुत बड़ा हमने उसको बाजार दिया, बहुत बड़ा आधार दिया, बहुत बड़ा विस्तार दिया। और मेडिसिन में एलोपैथी की दवाएं जिनका टेम्परेरी रिलीफ, परमानेंट नुकसान, किसी भी रोग का नहीं कोई स्थायी समाधान। हमने बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अस्थमा का, आर्थराइटिस का, हेपेटाइटिस का, फैटी लिवर सोरेसिस का, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज का हमने स्थायी समाधान दिया मेरे भाई अमीश। और पतंजलि मेडिसिन और जो पतंजलि कॉस्मेटिक बोलो या हर्बल कॉस्मेटिक बोलो, पर्सनल केयर बोलो, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, ये सब हमने उधर रखा है। लेकिन हमने प्रिंसिपल भी ये तय किया कि रुचि सोया में जो एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं, वो तो है ही, वो भी उसका 10-12 हज़ार करोड़ का जो पूरा उसका टर्नओवर था, उसका टर्न अराउंड करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पूरी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक पूरा एक इकाई 22 उसकी यूनिट थी, उसको हमने उठा करके आज डबल उसका हमने जो है टर्नओवर कर दिया। उसके एबिटा की बात करें तो 300 से 500 के बीच में घुमा करता था, वो करीब आज लगभग हमने 3 गुना कर दिया। तो और अब वो शायद 4 गुने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, बड़े आप आंकड़े कुछ दे रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना। आंकड़ा कुछ नहीं है, जो हकीकत मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो एक एडिबल कंपनी थी उसके अंदर अब पतंजलि का पूरा फूड पोलियो ट्रांसफर होगा। जी। तो फूड की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। उसके अंदर हमने न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्ट कर दिया, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा मल्टीविटामिन और पूरा कोलेजन प्लास और सारे प्रोटीन पाउडर्स जो केमिकल एनिमल बेस्ड जो सिंथेटिक खा रहे थे, उसकी जगह हमने एक सही चीज़ दे दी लोगों को। तो पतंजलि न्यूट्रास्यूटिकल्स कितना बड़ा 50,000 करोड़ का कारोबार है, बाजार है, उसमें भारत की भागीदारी बहुत कम थी, सारी एमएनसीज घुसी हुई थी, उनका एकाधिकार हमने खत्म कर दिया। अब मेरे भाई आमिश जी 50,000 करोड़ का बाजार ही आने वाले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। उसमें यदि 5-10% से कम से मार्केट शेयर तो हमारा किसी भी फील्ड में है नहीं। हम तो वैसे भी नंबर 1 रहना पसंद करते हैं, 2 दर्जे का, 2nd दर्जे का हमें रहना पसंद नहीं है। फिर इसमें पाम प्लांटेशन लाखों एकड़ का होने वाला है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का करीब हम इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। तो 4 तरह का पोर्टफोलियो जिस कंपनी के अंदर है, उसका आप मार्केट कैप बोलो कितना बड़ा होगा। अब लोगों के पेट में दर्द हो तो होने दो। अच्छा, लोगों को कपाल भाती करवा देंगे। अच्छा, उनको कपाल भारती करा देंगे, लेकिन कपाल भारती कराते कराते आपने कंपनी भी खरीद ली, इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। किसके लिए? देश के लिए।
सब कहते हैं आपने अपने लिए कराई। अच्छा देखो, कहने वाले तो कुछ भी कहें। अब जो एक है हमारे देश में ठलवे, ठलवे उनको कहते हलवे, हैं। ये नया शब्द है कोई। ठलवे उनको कहते हैं जिनको कुछ करना नहीं और जो कुछ करे तो उसको कोसना। तो भाई मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे से तो असर चैनल पर आना शुरू हो जाता हूँ। उसके बाद एक देश का एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल, उस पर डेली 8 बजे आता हूँ। फिर मेरा करीब जो है अलग अलग कुछ कुल जो मेरा शेड्यूल है वो करीब करीब जो है वो 9:30-10 बज जाते हैं। 4 बजे से लेकर मैं 10 बजे तक योग करता हूँ। क्या दिन भर योग करता रहूँ? दिन भर कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूँ। तो सुबह सुबह कर लिया, रोगियों से भी मिल लिया। 2 घंटा में दिन में ओपीडी करता हूँ। जो असाध्य रोगी होते हैं जिनकी पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं, उनका इलाज करता हूँ। तो फिर मैं 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सेवा करता हूँ, इस देश को समृद्ध बनाता हूँ। पहले सबको स्वास्थ्य दिया, अब समृद्धि दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में भी मलाई काट रहे थे कुछ चंद लोग। हमने कहा 5-7 करोड़ लोग उसी में बैठ करके वही माल लूट रहे हैं। 2 रुपए का 10 रुपए का शेयर खरीदा था किसी कंपनी का, आज वो 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार का हो रखा। उनकी आज जो शेयर मार्केट में देखो जो गलतियां करते हैं, जो खेलते ये हैं तो उनको नहीं, छोड़ आप दो। स्टॉक मार्केट को भी शीर्ष आसन कराने गए हैं। वहां भी आसन कराएंगे जोरदार। हमने जो है एक बीमार कंपनी को तो सिंहासन पे बैठा दिया और बहुतों का शीर्षासन तो होगा ही। एमएनसीज का तो बहुतों का करा दिया। खाली एक कंपनी हमसे आगे बची है। ग्रुप टर्नओवर देखोगे तो इस बार रुचि सोया और पतंजलि मिला के हम 35,000 मुझे करोड़ से ऐसा ऊपर नहीं लग होंगे। रहा। 35,000 करोड़ से ऊपर। आपके मैं कई सारे इंटरव्यू कर चुका हूं, और जब मैं यहाँ इस चैनल में आया 6 साल पहले, तब उससे पहले जब मैं था तब भी बड़े सारे इंटरव्यू कर चुका हूं। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कंपनी के सीईओ से बात कर रहा हूं जो कई सारे आंकड़े दे रहा है। तो ये आपका नया अवतार जो था वो पिछले 2-3 साल से लोगों के बीच में आया, लेकिन अब फुल फ्लेज तरीके से आ गया है। आप स्टॉक मार्केट की भी बात कर रहे हैं। आज जो है एफपीओ ओपन हो गया, 28 तारीख तक क्लोज हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी 4-5 तारीख तक। और एक ऐसी कंपनी होगी जिसका जो है 3300 करोड़ का इसमें डेट है कंपनी में, डेट फ्री कंपनी हो जाएगी जी। 0% डेट मेरा लक्ष्य है। और जिसको हम मतलब टर्म लोन तो हमारा 3300 करोड़ रुपये पूरा खत्म। फिर 0% वर्किंग कैपिटल पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का है। 0% डेट, 0% जो है इसके वर्किंग कैपिटल, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारे अलग अलग 4 वर्टिकल मैंने बताए। इस 4300 करोड़ का बाबा रामदेव करेंगे क्या? इसीलिए मैं डेट रिटायर कर दिया एक स्टॉक में। जो बाकी बचेगा उसको कुछ को वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे, कुछ को पाम प्लांटेशन में यूज करेंगे। लोगों का भला कैसे होगा बाबा इससे? को ना बीबी ना बच्चे कि कहाँ लेकर के जाएंगे हम हमारा उद्देश्य है इन्वेस्टर्स का भला करना, जी जी, कंज्यूमर्स का भला करना, अच्छे प्रोडक्ट देना और राष्ट्र का भला करना। और फिर भी जो हमारे पास अर्थ बच जाएगा उसको आवेश भाई परमार्थ में लगाना। इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है। वो होगा एक फिल्म पर। फिल्म? जी, एक कश्मीर फाइल फिल्म बनी। वो ठीक है, मैंने कहा मैं तो कभी फिल्म देखता नहीं। एक कश्मीर फाइल फिल्म बनी है जिसमें हिंदुओं का दर्द दिखाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था, 32 साल पुराना दर्द दिखाया गया है। लेकिन एक ब्रिगेड को, जिस ब्रिगेड को आप भी बहुत चुभते हैं, ये फिल्म बड़ी चुभ रही है। तो पहले एफपीओ वाले मैटर को क्लोज करते हैं कि उसमें 28 तारीख तक ही ओपन है। और मैं चाहता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने, जिससे कि हम एक पार्टनरशिप के साथ इसको लेकर के आगे बढ़ें। और कोई मकसद नहीं है, मकसद है साझेदार बनाना चाहते हैं इन सब। साझेदार बनाना और देश बनाना। क्योंकि देश आर्थिक शक्ति संपन्न जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं। तो जैसे आज रसिया यूक्रेन को जैसे रोंद रहा है, यदि आपके पास ताकत नहीं है ना तो आप कुछ खड़े इज्जत के साथ खड़े नहीं हो सकते दुनिया में कहीं पर भी। अब आपने कश्मीर फाइल्स की बात की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बरतापूर्ण, एक बहुत बेरहमी के साथ, नाइंसाफ़ी के साथ, अलोकतांत्रिक तरीके से, एक मजहबी तौर पर लोगों में उन्माद पैदा करके जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता की, जो एक घनघोर पाप हुआ, वो सामने इस पिक्चर के माध्यम से लाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री बोलो, उसके माध्यम से लाया गया। और ये एक हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये उन्हीं लोगों की पेट में दर्द हो रहा है जिनको आपके एफपीओ से भी पेट में दर्द है। अरे वो एक एंटी नेशनल एलिमेंट है जो हिंदुस्तान में रहता है, यहीं की खाता है और यहीं हिंदुस्तान को गाली देता है। तो कुछ लेकिन देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट बन गई वो फिल्म आज 200 करोड़ रुपए कर रही है। उसके आगे कई बड़े बड़े बजट की फिल्में हिल गई हैं। ये देश बदल गया है। हाँ, वो ये बात एकदम आपने ठीक कही। पहले लोग नकली कहानियाँ, नकली प्यार, नकली झगड़े और नकली बाहुबली। मैं बाहुबली नाम का कोई इससे देशमुख को राजा नहीं हुआ, जिस तरह से उसको हीरो, सुपर हीरो बना करके दिखाया गया। तो जो भी प्रेम कहानी होती हैं, झगड़े होते हैं, सब नकली होते हैं। ये तो हकीकत था ना। तो हकीकत पर आधारित एक फिल्म लाई गई। तो मुझे लगता है
आगे लोगों को कम से कम शर्म तो आएगी कि कुछ भी कर रहे हैं कि तुम करोगे तो आने वाली पीढ़ियां उसको भुगतेगी, गलत कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है ये देश वाकई बदल रहा है, जहां पर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म 200 करोड़ रुपए कर रही है? देश बदल रहा है। ये तो जो 4 स्टेट के अंदर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने ओबीसी, दलित, मुस्लिम और उनके साथ वनवासी और एक जो है जो कम्युनिस्ट और जो है अलग प्रकार के एक सोच रखने वाले, एक थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, इंटरनेशनल एलिमेंट, वो एक नया गठजोड़ बनाना चाहते थे कि हम बात मैं किसी सरकार की नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ना विपक्ष, लेकिन एक बात जरूर है, भारत में रह करके भारत के लोगों को तोड़ने की बात करना ये देश के साथ गद्दारी है, धोखा है, विश्वासघात है। अब ये नहीं होने वाला। अब हिंदुस्तान का ये तो पोलराइजेशन है, ये मजहबी तौर पर नहीं मैं मानता, मैं ये इसको किसी भी तरह से पॉलिटिकल तौर पर भी पोलराइजेशन नहीं मानता। अब भारत के लोग, लेकिन आप नहीं मानते, लेकिन विरोधी तो यही कहते हैं कि ये कश्मीर फाइल से भी ये विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं। मुझे मतलब तो हर लगता है, विषय पे यही आ जाता है। देखो क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है अमीश भाई, कई बार हमने पहले भी बात की, जनसंख्या नियंत्रण का कानून इस देश में बन जाए और एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड, ये तो होना ही है। अब यदि अब ये 2024 के चुनाव में मोदी जी उससे पहले ये कानून ले आए तो शायद हो सकता है 80% देश उनको वोट कर दे। 80% में मोदी जी और 20 में बाकी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देश की जरूरत है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। 140 करोड़ की आबादी हो गई, 141 करोड़ के आसपास पहुंच गए, चाइना से हम ज्यादा हो गए अभी। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आपने बोला कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में एक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अभिनंदन। और हमारे से तो आयु में छोटे ही हैं, तो हमारे लिए तो छोटे भाई हैं, हमारे योगी हैं, हमारे तो मतलब योग परंपरा के गौरव हैं। ये सफरेन से तकलीफ क्यों होती है? हमारे एक अंजुम बिलाखिया जी, उन्होंने बोला मेरे को 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा भाई अभी, क्योंकि हमने 3000 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों ने ऑफर किए थे, एक मर्यादा में 1290 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। हमारे साथ जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनके पिता पूर्ण गांधीवादी है, गाय का दूध पीते हैं, कोई उनके घर में नॉनवेज नहीं खाते। जो अच्छे लोग हैं मुसलमानों में, जो अच्छे लोग हैं हिंदुओं में, जो अच्छे लोग हैं सिख जैनों में, बौद्धों में, जो अच्छे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी जान, वो हमको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये सफरेन कलर ही चुभता है, ऐसी तैसी। ये क्या मतलब हुआ? क्यों उनको मैं सनातन से क्यों समस्या है, उनको सन्यास से क्यों समस्या है? लोगों को भगवा चुभता है। मैं बताता हूं, इस देश में पहला भगवाधारी सीएम बना, इस देश में पहला भगवाधारी जो है वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट शेयर मार्केट बाबा बन गया, पहली बार शेयर मार्केट में पहली बार एक भगवा कपड़े डाल के व्यक्ति जाएगा और बाजार में, स्टॉक मार्केट में बोलेगा, एफपीओ लेकर आएगा। तो बताइए क्यों नहीं चिढ़ेंगे? क्यों नहीं चिढ़ेंगे? इनको ये तो मेरे से सीख लो ना कि भाई मेरे पास जो कुछ है, ये मेरा, जिस दिन से मैंने होश संभाली है और मेरा 30 सालों का सार्वजनिक जीवन पूरी दुनिया के सामने, मैंने कहा था मेरा 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं होगा, मेरे पास जो भी अर्थ होगा वो परमार्थ के लिए होगा, और वो हमने करके दिखा दिया। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी को एक शिखर पर चढ़ा दिया। भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा, ये हमारा ध्येय है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन का झंडा गाड़ेंगे अमीश भाई, और वो भी प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, और बिना नफरत का जहर घोले सारे संसार के कल्याण के लिए। आपने नफरत की बात करी, हिजाब का एक विषय आया कर्नाटक के अंदर, जिसपे हाई कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद उन हाई कोर्ट के जजेस को धमकी भी तमिलनाडु में 2 लड़कों ने दी, उनको बाद में अरेस्ट भी कर लिया। हिजाब, क्या आपको लगता है कि स्कूल में हिजाब डाल के जाना चाहिए? देखो, ये जो सारी जो भारतीय व्यवस्था का ताना बाना है ना, ये मजहबी उन्माद से परे होना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने किसी भी मजहब के प्रति कोई नफरत की बात नहीं की है। ये क्यों नहीं होना चाहिए? कभी कोई हिजाब का मुद्दा, कभी कोई दाढ़ी का मुद्दा ले आएंगे, कभी कोई टोपी का मुद्दा ले आएंगे,
कभी कोई जो है मंदिर का, कभी कोई मस्जिद का, कभी कोई इसका, कभी कोई उसका। अरे सबसे पहला मुद्दा है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। और मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, खाली भाषणबाजी नहीं, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कर्म को धर्म मानता हूँ, पुरुषार्थ को अपना देवता मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। और अपने देश धर्म और संस्कृति के लिए सब मिलकर के अपने वतन के लिए हम काम क्यों ना करें। ये फालतू के मुद्दे लेकर के कुछ लोग बैठ जाते हैं। मैं तो देखता हूँ आप रोज आर पार में, और आज भी आर पार ही है जो एक सन्यासी, और वो भी समृद्धि के द्वार खोल रहा है सबके लिए। तो ये एक नया आर पार है। लेकिन आज तो मैं तो देखता हूँ रोज कोई ना कोई आर पार का विषय लेकर के। इस संवाद के बाद मुझे लगता है कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, तो ये संवाद आज इसलिए जरूरी था कि जरूरी है इस देश के अंदर बताना कि एक भगवाधारी भी कारोबार चला सकता है और बेहतर ढंग से चला सकता है, देश की समृद्धि बढ़ा सकता है। हम कहते हैं शक्तिशाली भारत बनाना, परम वैभवशाली भारत बनाना है, इकोनॉमिक सुपर पावर होगा इंडिया को। खाली जो है मुंह में थूक पिलोने से होगा, ठलवे रह करके बैठे रहने से होगा, खाली बातें छोंकने से होगा। अच्छा, आप देखिए, आपने तो हिंदुत्व के ऊपर राहुल गांधी के बारे में एक उन्होंने बोला बावले हो गए हैं, आपने बोला बावले हो गए हैं, ये हिंदुत्व के बारे में कुछ जानते नहीं है और बोलते रहते हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के अंदर पंजाब में उनका एक शासन था, वहां पर भी नहीं आया। बावलापन तो साबित हो गया ना। तो क्या राहुल जी देखो, मैं की किसी परफॉर्मेंस के बारे में, कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में, पैदा हुए ना वहां कोई ऐसी बात बोले ना, भाई हिंदू और हिंदुत्व में कोई फर्क ही नहीं, भाई ऐसी कोई बात करे तो बावड़ा है। तो ऐसे मैंने बहुत भोलेपन में कहा, मतलब मैंने कोई टारगेट करके नहीं कहा। आपने देखा मैंने करीब 9 साल से मैंने कोई टिक्का टिप्पणी बंद कर दी है। एक वक्त था जब देश की ज़रूरत थी, मैं इस देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी की, लेकिन अब मैं विशुद्ध रूप से, मैंने कहा ना, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक योग में, और 10 बजे तक और रात के 10 बजे तक कर्म योग में 18 घंटे काम करता हूँ। लोगों को तो ये करना चाहिए, स्वामी जी इतना काम करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लोग मेरे से प्रश्न ये करते हैं बेहूदे कहीं के, इतना काम क्यों करते हो? अरे तुम्हारे पेट में क्या दर्द होता है? मैं काम करता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक यदि मैं काम करता हूँ, तो मतलब कष्ट उनको क्यों होता है, मेरे को समझ में नहीं आती। कष्ट इसलिए होता है कि आप डालते हैं भगवा कपड़े। अरे भगवा कपड़े तो चलो, स्वामी रामदेव, चलो कर लो स्वामी रामदेव सी, लेकिन स्वामी रामदेव तो भारतीयता का गौरव बढ़ा रहा है, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ा रहा है, करोड़ों लोगों की सेवा कर रहा है, उनको स्वास्थ्य दे रहा है, उनका बीपी शुगर थायराइड ठीक कर रहा है। देखिए, आप पॉलिटिकल विश्लेषण भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये जो बीजेपी की जीत हुई, चलिए ये तो हम सबको पता है कि क्या इसके पीछे कारण रहे, लेकिन कांग्रेस की हार क्यों हुई? और सिर्फ बीजेपी से नहीं हार रही कांग्रेस, अब तो एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी से भी हार रही है। दरअसल जहाँ जहाँ कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाएगी वहाँ आम आदमी पार्टी का उदय होगा। ये कांग्रेस का कहो नया अवतार है या राजनीति का नया अवतार होगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर होगी वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में पक्ष विपक्ष रहने चाहिए, लेकिन जो सत्ता में लोग रहते हैं उनको संवैधानिक मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, और देश को कम से कम आने वाले 25, 50, 100 वर्षों की योजनाओं के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये देश कोई स्वामी रामदेव ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी MLA, MP, CM, PM ने नहीं बनाया। ये देश करोड़ों लोगों के तब से बनाया। देश की अस्मिता के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे शासन जिसका हो। जी, चाहे शासन जिसका हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। अमीश भाई, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देखता हूँ आप रोज जो है एकदम पूरे जज्बात के साथ, शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ राष्ट्रहित के मुद्दों पर लड़ते हैं। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद रिटायर्ड IAS समेत सभी ने PM की जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सराहा भी। आज का इंटेक मुझे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला वो ये है कि कौम धर्म ज़रूरी है, लेकिन यूनिटी देश की उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना चिंतित और जितना कंसर्न्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं सिख समुदाय के लिए, कम से कम मैंने भी 37 साल की सर्विस की है रिटायरमेंट से पहले, इस तरह का मुझे देखने को नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि हर सिख को, हर पंजाबी को, हर इंडियन को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।